नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा सलाम। पहला ये टॉपिक है होल्डिंग कंपनीज़ का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो लेसन है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसको कंसोलिडेशन भी कहा जाता है, कंसोलिडेशन या फिर अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो ये वाला चैप्टर पढ़ते समय थोड़े से हमको प्रिकॉशंस बरतनी है और इसके अलग अलग टाइप्स भी है। तो जो कि एक रूल होता है कि वी मस्ट लुक आफ्टर द बेसिक ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट अकाउंट्स ऑफ दैट चैप्टर। तो पहले हम उसके बेसिक्स कुछ पढ़ लेंगे इस टॉपिक के तहत, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसके एडवांस क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन ये किसी भी कंपनी को परचेस करने का, ग्रिप करने का एक तरीका होता है। आप लोगों ने इसके पहले शायद सीखा भी होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का ही टाइप है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को खा देती है, उसको लिक्विडेट करना होता है, छोटी कंपनी को बंद करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी उसको पूरी तरह से ग्रिप ओवर कर लेती है, उसको पकड़ती है और उस पर नया एक अपना टैग चढ़ाती है। पुरानी कंपनी टोटली बंद हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म होता है। तो इतनी सारी प्रक्रियाओं से, इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बजाय ये टाइप करना ज़्यादा आसान है, जिसको हम होल्ड करना या कंसोलिडेट करना कहते हैं। यहाँ बड़ी कंपनी जैसे नाम दिख रहा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है, और एक स्टेडी लिमिटेड है जो छोटी कंपनी है। आप शेयर कैपिटल से यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं। होता यह है कि जब कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स अगर खरीदती है, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा, तो जैसे कि इंडियन कंपनी एक्ट हमने देखा था कि अगर किसी भी कंपनी के अगर 50% शेयर्स से ज़्यादा अगर शेयर्स किसी ने खरीदे उस कंपनी ने, तो वो उस कंपनी को ग्रिप कर सकता है। क्योंकि कंपनीज में ये होता है कि 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, मतलब एक अगर आपके पास शेयर है तो आपने एक वोट पजेस करके रखा है, इसका ये मतलब होता है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ है। अगर आप 50% शेयर्स अगर खरीद लेते हो तो ऑब्वियसली मोर देन 50% का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आपने एक वोट किया तो वो कंपनी में आपका ही होल्ड चलेगा। आप अपने मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स भी आप कर सकते हो। तो किसी भी छोटी कंपनी को एक बड़ी कंपनी होल्ड करती है मोर देन 50% शेयर्स खरीद कर। तो ये कंपनी जो है जिसने खरीदा है, मतलब बड़ी कंपनी, उसको कहा जाता है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग। और जो छोटी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स खरीद के रखे, उसको कहा जाता है सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी हुई और ये सब्सिडियरी कंपनी हुई। ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मैंने बैलेंस शीट दोनों की लिख के रखी है, और कितने % शेयर खरीदे और कितने में खरीदे और किस तारीख को खरीदे। द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, द परचेस कंसिडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कितनी अमाउंट में खरीदे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ये 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर ये बेसिक आप लोगों के समझ में आ गया तो वी कैन गो फर्दर फॉर सम टिपिकल टॉपिक्स, और वी कैन से सम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। हम उसको कैरी करने में आसानी होगी। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और यहाँ हमको क्या क्या बेसिक्स करने हैं। सबसे पहले आप शेयर होल्डिंग रेशियो निकालेंगे। शेयर होल्डिंग रेशियो का मतलब होता है कि बड़ी कंपनी ने कितने % शेयर्स यहाँ खरीदे हैं, छोटी कंपनी के मतलब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने स्टेडी लिमिटेड के कितने शेयर खरीदे हैं। यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ स्टेडी लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ऑल द शेयर्स। मैं बात कर रहा था मोर देन 50% की, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने स्टेडी लिमिटेड के पूरे शेयर्स खरीद लिए। स्टेडी लिमिटेड खत्म नहीं हुई है, स्टेडी लिमिटेड अपनी जगह है, स्टेडी लिमिटेड अपना काम कर रही है, लेकिन उसको होल्ड कर उसको ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और पूरे शेयर्स खरीदने की वजह से यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज़ में खरीदा हुए है पूरे शेयर्स। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 50,000 शेयर्स है, 50,000 का शेयर कैपिटल है। ये 50,000 के शेयर कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने पूरे 50,000 का
शेयर कैपिटल खरीद लिया फॉर ₹1,00,000। ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का। अब स्टेडी लिमिटेड के पास एक भी शेयर नहीं बचा, नील। 5,000 शेयर्स है जिसका वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 50,000 है, लेकिन उसको खरीदा है 50,000 में। मतलब अब स्टेडी लिमिटेड के पास कुछ भी नहीं बचा। यहां देखिए आप लोग लिखा है ऑल द शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लिए। शेयर कैपिटल है 10 रुपए के हिसाब से, यहां होंगे 5,000 शेयर्स। मतलब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने स्टेडी लिमिटेड के पूरे 5,000 शेयर्स खरीदे। और कितने में खरीदे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने में खरीदे तो 1,00,000 रुपए में खरीदे। यहां भी लिखा है, और अगर यहां नहीं लिखा है तो आप यहां देखिए, यहां स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के असेट साइड में जो खरीदारी उन्होंने की है वो आपको मिलेगी। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ या नीचे जानकारी न दी हो तो आप लोग ये समझ जाइए कि यहाँ असेट साइड में स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के स्टेडी लिमिटेड की कंडीशन दी होगी। कितने शेयर खरीदे हैं, 5,000 शेयर्स, मतलब ऑल द शेयर्स फॉर हाउ मच परचेज कंसिडरेशन, दैट इज 1,00,000। 1,00,000 का पीसी है, 1,00,000 का, और 5,000 शेयर्स पूरे खरीद लिए जिसका ओरिजिनल वैल्यू था 50,000। मतलब सीधा सीधा 50,000 के शेयर्स खरीदे हैं 1,00,000 रुपए में। ये इसका मीनिंग हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके पहले अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो पहले मैं यहाँ पर एक कैपिटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करूंगा। कैपिटल प्रॉफिट्स का मीनिंग ये हुआ कि नए कंपनी ने पुराने कंपनी को खरीद तो लिया, मतलब उसके सारे शेयर्स एक्वायर तो कर लिए, तो एक्वायर करते बराबर उसको प्रॉफिट्स क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल प्रॉफिट्स। ये कैपिटल प्रॉफिट आप लोग देखो, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड और स्टेडी लिमिटेड, ये स्टेडी लिमिटेड का जो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है, जमा किया हुआ पैसा और प्रॉफिट, ये दोनों खरीदते बराबर हो गए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने जैसी स्टेडी लिमिटेड को खरीदा तो जमा जो पैसा है जिसको खजाना बोलेंगे हम, वो खजाना रिजर्व के रूप में 20,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस है 10,000 का। तो हर क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होगा रिजर्व या फंड, रिजर्व फंड, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से कंपनी का रिजर्व और कौन से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जो छोटी कंपनी है उसका। बात समझिए आप, वहां लिखा है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि परचेस करते बराबर जैसे ही इसने उस कंपनी को होल्ड किया, छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी ने, तो पहला जो उसका फायदा होगा खरीदते बराबर वो जमा किया हुआ पैसा, मतलब 20,000 एंड 10,000। तो सीधा सीधा ये मीनिंग हुआ कि अब तक जो स्टेडी लिमिटेड ने पैसा जमा किया था रिजर्व के रूप में और प्रॉफिट के रूप में, वो खरीदते बराबर हुआ इनका, और उसको कहा जाता कैपिटल प्रॉफिट। तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 10,000, मतलब कैपिटल प्रॉफिट बन गया 30,000। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ खत्म, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स। तो अब सीधा सीधा कंक्लूजन ये हुआ कि आपको अगर कैपिटल प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले टर्म के लिए, तो आपको जो छोटी कंपनी है जिसके शेयर्स खरीदे गए हैं उस कंपनी का रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, ये दोनों की टोटल यहाँ करनी है, तो कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। इसको कहा जाता जमा किया हुआ पैसा, जो कंपनी ने जमा करके रखा था रिजर्व और पीएनएल, वो पूरा हो गया अब नई कंपनी का। दैट विल बिकम्स 30,000, 30,000 रुपये कैपिटल प्रॉफिट हुआ। दूसरा जो कैलकुलेशन होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, और तीसरा वर्ड है इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे नफे नुकसान के दरमियान, इन सब कैलकुलेशंस के दरमियान कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं हुआ, अब ये पॉइंट में मैं पता करूंगा। बहुत सिंपल है, अगर आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखो यहाँ परचेस कंसिडरेशन।
परचेस कंसिडरेशन का मतलब हुआ कि कितने में खरीदा गया। तो हमको ये मालूम है कि सारे शेयर्स कितने में खरीदे गए, 1 लाख रुपए में खरीदे गए। 1 लाख रुपए में खरीदने के बाद ये हुआ परचेस कंसिडरेशन। इसमें से मैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर 50,000 माइनस कर दूंगा, मतलब बचे 50,000। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको मैं समझाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि कितने पैसे ज़्यादा दिए गए। 50,000 के शेयर्स थे, ये यहाँ लिखा हुआ देखिए 50,000 उसकी फेस वैल्यू थी, जबकि नई कंपनी ने मतलब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने 1 लाख रुपए उसके लिए पे किए। तो जितने पे करेंगे वो 1 लाख रुपीज़ को बोलूंगा परचेस कंसिडरेशन, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000। तो जो एक्स्ट्रा पे हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50,000। ज़्यादा पैसे दिए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने स्टेडी लिमिटेड के 50,000 शेयर्स के लिए 1 लाख रुपए गिने हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट बिकम्स गुडविल, वो गुडविल की वजह से है 50,000। ये बात ध्यान में रखना। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो ये चीज़ ऐसी है कि अगर 50,000 ज़्यादा दिए भी है तो खरीदे बराबर 30,000 मिले भी है। 30,000 स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को खरीदे बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 50,000 की पूरी चोट बैठी है या 50,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया हुआ है। ये जो कैपिटल प्रॉफिट का जो फायदा हुआ है, ये कैपिटल प्रॉफिट का फायदा 30,000 मैं इसमें से माइनस करूंगा। अब मेरा गुडविल कितना बनता है, 20,000। यहाँ गुडविल का मतलब वो होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं वो हुआ गुडविल। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ। 1 लाख रुपए में खरीदा था 50,000 के शेयर्स, मतलब एक्स्ट्रा जो पे किया गया है वो 50। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरे 50,000 एक्स्ट्रा दिए गए, क्योंकि जैसे हम ये बोल रहे कि 50,000 एक्स्ट्रा दिए गए तो तुरंत 30,000 का प्रॉफिट भी हुआ, ये यहाँ निकाला मैंने, तो अब गुडविल आया 20,000। मतलब सीधा सीधा ये है। आप इक्वेशन ध्यान में रखें कि यहाँ पीसी लिखना है, पीसी में से उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करनी है और माइनस करने के बाद उसमें से कैपिटल प्रॉफिट भी माइनस करना है। तब जाके यहाँ पे क्या निकलेगा, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ज़्यादा हमने पे किया है वो वाली अमाउंट का कैलकुलेशन करना। तीसरा एक पॉइंट होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अब स्टेडी लिमिटेड के पास एक भी शेयर नहीं बचा। अगर स्टेडी लिमिटेड के पास कुछ परसेंट शेयर बचते हैं, 25%, 30%, 50%, वॉटेवर, तभी ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बाद में आपको ये बैलेंस शीट बनाते वक्त बताऊंगा। यहाँ मैं डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ये नई बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक ही बैलेंस शीट बनानी है। और थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी वीडियो का अकोमोडेशन हो। इसमें नई बैलेंस शीट मैं जब बनाऊँगा तो नई बैलेंस शीट बनाते वक्त मुझे कुछ नहीं करना है, इन सारे दोनों बैलेंस शीट्स की टोटल यहाँ पे लिखनी है। तो मैं असेट साइड से शुरुआत करूँगा और असेट साइड से शुरुआत करते वक्त यहाँ लिखूँगा फिक्स असेट। तो यहाँ सबसे पहला टर्म असेट साइड में लिखूँगा फिक्स असेट्स। टोटल हो गई 1,10,000 प्लस 70,000। तो नए बैलेंस शीट में इसकी कॉस्ट हो गई 1,80,000, मतलब अमाउंट हो गई 1,80,000। बिल्कुल सेम लिखूँगा करंट असेट्स। करंट असेट्स में 55,000 प्लस 45,000 दोनों की टोटल करूंगा और ये हो गए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़। अब नई बैलेंस शीट इन दोनों की टोटल कर करके लिखनी है। 5,000 शेयर्स और ये लोन टू स्टेडी लिमिटेड 2 मिनट की लिखी है मैं बताता हूँ। इसके बाद शेयर कैपिटल लिख लिया मैंने 1,20,000 का। उसके बाद रिजर्व्स है 50,000 और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। क्रेडिटर्स दोनों की टोटल करूंगा 40,000 प्लस 30,000 तो 70,000।
और लोन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड यहाँ भी 5000 है, यहाँ भी 5000 है। ये क्यों नहीं लिखा, उसका एक मैं सिंपल सा रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ इसके हिसाब से देखिए, आप यहाँ लिखा है लॉन्ग फ्रॉम स्टेडी लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। स्टेडी लिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से 5000 का लोन लिया, इसलिए इसके लाइबिलिटी में लिखा है और स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के असेट में लिखा है। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से लिया स्टेडी लिमिटेड ने 5000 का लोन बिफोर कंसोलिडेशन, होल्डिंग करने से पहले। तो जैसी दोनों कंपनी एक हो जाती है तो दोनों को अपना लोन, अपना कर्जा, अपना प्रॉफिट, ये सब भूलना होता है, जिसको कहा जाता है इंटरडेप्टनेस। इंटरडेप्टनेस का मतलब होता है एक दूसरे के कर्जे, जो एक दूसरे पे लोन लिए है, एक दूसरे के कर्जे लिए है, वो सब भूलने पड़ेंगे, ऑब्वियसली भूलने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अब स्टेडी लिमिटेड पे कब्जा कर चुकी है। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने कंसोलिडेशन के पहले, मतलब होल्डिंग करने के पहले 5000 का लोन दिया था स्टेडी लिमिटेड को। तो मैं क्या करूंगा, इनको अपनी लाइबिलिटी भूलनी पड़ेगी और इनको अपनी असेट भूलनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है इंटरडेप्टनेस। अगले क्वेश्चंस में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को आप अपना लोन, मतलब स्टेडी को लोन दिया था और स्ट्रॉन्ग ने लोन दिया था, स्टेडी ने ये लोन लिया था, स्ट्रॉन्ग ने ये लोन लिया था, तो इंटरडेप्टनेस की वजह से भूलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस में आपको डेटर और क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के तौर पे ये सब आएगा। अब आप लोग यहाँ नोट कीजिए, मैंने एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट लिख के रखी है, आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल की टोटल नहीं किया, रिजर्व की टोटल नहीं किया और पीएनएल की टोटल नहीं किया, वो डायरेक्ट लिखे हैं। क्रेडिटर की किया टोटल, ये लोन नहीं लिखा 5000 का, ये भी लोन नहीं लिखा 5000 का और ये 1 लाख भी नहीं लिखा। ये लिखने की सिंपल वजह है क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये यहाँ कैलकुलेशन में आ चुके हैं, यहाँ कैलकुलेशन में आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जितने भी लोग अकाउंट से रिलेटेड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बड़ा सवाल आता है कि भाई सबकी टोटल कर रहे हैं आप, इनकी तो समझ में आ रही कि दोनों ने एक दूसरे का कर्जा भूल गए, लेकिन ये टोटल क्यों नहीं की, ये टोटल क्यों नहीं की? तो ये ऑलरेडी कैलकुलेशन में है हमारे इस पॉइंट में। देखिए आप, ये 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए, ये 50,000 50,000 है, उसके बाद उसके 20 और 10 ये भी कैलकुलेशन में है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। कभी भी ध्यान में रखना, न्यू बैलेंस शीट बनाते समय, मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यू बैलेंस शीट बनाते समय इस पॉइंट में जितनी अमाउंट है उसको यहां हम रिपीट नहीं करेंगे। विदाउट मेकिंग एनी हेजिटेशन आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि ये वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट है ये कैसे है, ये देखिए, ये 1 लाख, ये 50,000 और ये 30 जो कैपिटल प्रॉफिट की, ये 30 कहां से है? 30 आए ये 20 और 10 में से। मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन ये है कि मैंने ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है और यहां पर ये नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कैलकुलेशन में आ चुके हैं। तो इतना सोचना फिर राइट करना तो बेहतर है। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप ध्यान में रखें कि ये वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट है, 1 लाख मैंने नहीं लिखी, 50,000 मैंने नहीं लिखी, 20,000, ये 30,000, ये 20,000 और ये 10, ये ऑलरेडी 30 यहाँ आ चुके हैं, तो 20,000 और 10,000 भी नहीं लिखा है। और यहाँ जो बचा हुआ गुडविल है, ये गुडविल मैं यहाँ लिख लूँगा जो है 20,000। बराबर बैलेंस शीट की हम टोटल करेंगे, टैली होना ही चाहिए। अगर टोटल टैली हो गई तो बराबर है। एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर यहाँ माइनस में आंसर आता है तो उसको गुडविल ना कहते हुए कैपिटल रिजर्व कहा जाए। एक तो गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। प्लस में आता है तो उसको गुडविल बोलेंगे, माइनस में आता है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे और वो लिखेंगे लायबिलिटी में। बस अब इसकी टोटल जो फॉर्मेलिटी है हमको मालूम है, ये अमाउंट आ गई 3 लाख और ये भी अमाउंट ऑब्वियसली आएगी 3 लाख। आप लोग चेक कर सकते हैं, 1,30,000, 1,80,000 और 1,20,000 मतलब हो गई 3 लाख। इस तरीके से आपको ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये इसको न्यू बैलेंस शीट, इसको न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, और ईयर भी आप यहाँ डाल देना। जगह की कमी की वजह से मैंने थोड़ा सा अकोमोडेट किया है, लेकिन आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन मैंने ये किया कि पुरानी कंपनी के पास कितने बचे, नई कंपनी के पास कितने बचे हैं।
उसके बाद कैलकुलेट किया कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है रिजर्व और पीएनएल अकाउंट की टोटल, सिंपल। यहाँ डायरेक्ट टोटल कर दीजिए। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी हमने एक्स्ट्रा पैसा स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने स्टेडी लिमिटेड को एक्स्ट्रा क्यों दिया, ज़्यादा क्यों दिए, क्योंकि उसका वैल्यू तो 50,000 था, तो 1 लाख पे किए, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 हुई। लेकिन फिर ये समझ में आता कि कैप्चर करते बराबर होल्डिंग करते बराबर 30,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसलिए फिर ये कम करके कितना हो गया 20,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बड़ी कंपनी छोटे को पे करती है उसको कहा जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, गुडविल। ये गुडविल का अमाउंट हुआ 2 लाख रुपीज़, 20,000 रुपये। ये गुडविल हमको यहाँ लिखना है। अगर ये माइनस में आता है तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, जो लायबिलिटी में लिखना है। और इन दोनों के अलावा भी एक वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि मैंने सबकी टोटल किया, ये तीनों की उसकी कैलकुलेशंस यहाँ नहीं लिखे। 5,000 तो इंटरडेप्टनेस की वजह से नहीं लिखे, क्योंकि एक दूसरे को लोन भूलना पड़ेगा। अब दोनों कंपनीज एक हो चुकी है, मतलब अब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड उसको स्टेडी लिमिटेड को ग्रिप कर गई, तो दोनों एक ही होने की वजह से एक दूसरे का इंटरडेप्टनेस कर्जा भूलना पड़ेगा। सवाल है सिर्फ ये वाला पॉइंट, तो कभी भी ध्यान में रखें ये वाले पॉइंट में, ये सेकंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में जितनी अमाउंट आई है उसको रिपीट यहाँ नहीं करना है, तभी बैलेंस शीट टैली होगी। और वो इसीलिए रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेशंस में आ चुके हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा अकाउंटिंग रीजन नहीं है। 1 लाख रुपए यहाँ कैलकुलेशन में आ गए, 50 आ गए, 30 का मतलब 20 और 10, इसलिए मैंने ये 1 लाख नहीं लिखे, ये 50 नहीं लिखे, ये 20 नहीं लिखे और ये 10 नहीं लिखे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आपको कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी प्रॉब्लम्स और कुछ भी कैलकुलेशंस अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ 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 मैसेज करें, फ़ोन करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।